जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज इस क्लास में हम कवर करेंगे हमारी रीजनिंग। देखिए एफकेट की जो हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम मैथ्स पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और जीके जीएस के कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग और तीन क्लासेस में हम रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स है वो सारे कवर कर लेंगे। देखिए पहला टॉपिक है हमारा डाइस। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए डाइस क्या होता है, आप लोगों ने खेल रखा है डाइस इस तरीके का, जिसमें अलग अलग क्या रहता है, अलग अलग साइड नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4 5 6। दूसरी साइड क्या रहेंगे 4 5 और 6। देखिए इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, हमें क्वेश्चंस स्पेसिफिक पढ़ना है। तो देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं या तो उसमें एक डाइस ही रहेगा, अगर सिर्फ एक डाइस रहता है तो उसमें हमारा डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर आना मुश्किल है, क्योंकि एक डाइस में आपको सिर्फ 3 साइड पता रहेगी कि एक साइड अगर 1 2 4 लिखा है तो 1 के अपोजिट 3 में से कोई सी भी साइड हो सकती है कि 1 के अपोजिट 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 के अपोजिट भी यही तीनों हो सकते हैं, 4 के अपोजिट में से इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा कि 1 के अपोजिट 5 ही होगा, 1 के अपोजिट 6 ही होगा, ऐसा हमें पता नहीं रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें या तो एक डाइस रहेगा या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें 2 डाइस रहेंगे। कितने डाइस रहेंगे देखिए बहुत अलग अलग पैटर्न के बनते हैं, तो 1 डाइस रहेगा या फिर हो सकता है 2 डाइस रहेंगे, 2 डाइस रहेंगे। ठीक है, तो अगर 2 रहते हैं तो उसमें कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए एक जो होगा, एक पैटर्न इसमें होता है टाइप 1, जिसमें दोनों में क्या रहेंगे, अलग अलग डिफरेंट नंबर्स रहेंगे। देखिए जैसे इस तरीके का डाइस, एक तरफ क्या है 1 2 3, दूसरे डाइस पे 4 5 6। तो कंफर्म है कि 1 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 1 के अपोजिट 5 भी हो सकता है, 1 के अपोजिट 6 भी हो सकता है। वैसे ही 2 का भी, मतलब जो 1 वाला केस है उसके जैसा ही 2 वाला केस होता है अगर दोनों डाई पे क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हो। केस का सेकंड केस बनता है जिसमें 1 नंबर कॉमन रहता है, 1 नंबर कॉमन रहता है। और एक तीसरा केस बनता है जिसमें 2 नंबर्स कॉमन रहेंगे। अभी मैं बताऊंगी उनके क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। और एक चौथा टाइप रहता है, 2 डाइस का नहीं रहता है। देखो इसमें 2 डाइस में तो हमारे 3 तरीके के रहेंगे। एक मोर देन 2 डाइस रहेगा, मोर देन 2। तो मोर देन 2 अगर डाइस रहते हैं तो उसमें से कोई से भी 2 डाई को लेना है हमें और उनसे कंपेयर कर लेना है, ये वाला केस बना लेना है। फिर एक रहता है ओपन डाई वाला, ओपन डाइस जो रहता है जिसमें आपको खुला डाइस को खोल देंगे एक तरीके से और फिर उसमें वहां पे क्वेश्चंस रहेंगे अलग अलग। तो आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे समझ आएगा किस तरीके से सॉल्व करना है हमें। देखिए पहला ये ओपन डाइस वाला क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से किया जाए। व्हेन द बिलो गिवन डायग्राम इज फोल्डेड इन अ शेप ऑफ क्यूब, मतलब इसको अगर हम क्यूब बना देंगे, मतलब ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे करेंगे तो क्यूब बन जाएगा। तो ये जो सिंबल बना हुआ है इसके अपोजिट कौन सा सिंबल आएगा, देखो इसके अपोजिट कौन सा सिंबल आएगा। तो ऐसे कभी भी आपको क्वेश्चन आते हैं जिसमें डाई कैसा रहता है, ओपन रहता है, को लिख लेना है या ध्यान रखना है कि ओपन डाई अगर रहता है तो उसमें आपको अल्टरनेट देखना है। क्या देखना है आपको, अल्टरनेट। जो अल्टरनेट सिंबल्स रहेंगे या नंबर्स रहेंगे वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अल्टरनेट मतलब जो एक दूसरे के पास नहीं, देखो इसके पास ये है, इसके पास ये है, लेकिन एक छोड़ के एक को कहते हैं अल्टरनेट। इसके अपोजिट ये रहेगा, इसके अपोजिट ये रहेगा और बचा हुआ इसके अपोजिट ये रहेगा। ये पता चल गया हमें कि इसके अपोजिट ये रहेगा, इसके अपोजिट डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं हम। अल्टरनेट क्या दिख रहा है इसका आपको, ट्राइंगल, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ अल्टरनेट देखना है कि एक छोड़ के एक देखना है। तो ऐसे कोई सा भी क्वेश्चन आता है ओपन डाई से रिलेटेड, आपको क्या देखना है, अल्टरनेट देखना है। देखिए अब आपको अपोजिट बताना है प्लस का, ये देख ले इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, अल्टरनेट दिख ही रहा है हमें, एक छोड़ के एक। प्लस का अपोजिट क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, ये वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या सिंपल है, डाई बहुत सिंपल होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो अगर इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी डॉट्स लाई अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स। 3 डॉट्स के अपोजिट क्या होगा, देखो इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा और बचा हुआ इसके अपोजिट ये होगा। 3 डॉट कहाँ दिख रही है, इसके अपोजिट कितने डॉट है, 6 डॉट है। 6 डॉट क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, देखो अब यहाँ पे ओपन डाई नहीं है, क्लोज्ड है, पूरा क्यूब के फॉर्म में। लेटर आर के अपोजिट पूछा है, तो 2 डिफरेंट पोजीशन है लेकिन सेम डाई की है। तो आपसे क्या पूछा है कि
किसके अपोजिट बताना है आपको, आर के अपोजिट। देखो पहले डाई को हम ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से, क्या इसमें कुछ कॉमन है एक चीज, या दोनों चीज कॉमन है, या पूरी तरीके से डिफरेंट है। देखो पी यू टी क्यू टी आर, पी यू टी क्यू टी आर, यहाँ पे हमें टी कॉमन दिख रहा है दोनों में। देखो ऐसा तो नहीं है कि दोनों पूरी तरीके से अलग है, एक नंबर कॉमन है, तो हमें सिर्फ कॉमन को क्या करना है, पकड़ लेना है। कैसे पकड़ लेना है, तो कॉमन को क्या करना है, लिख दो पहले तो टी, और या तो इसको क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कि यहाँ से चलो, टी के बाद क्या आ रहा है, यू, यू के बाद पी, तो टी के बाद यू, यू के बाद पी। इस डाई में भी देखो टी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, तो लिख दो टी, टी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, लिखा हमने। ये या तो क्लॉकवाइज करना है तो क्लॉकवाइज ही करो, अगर एंटी क्लॉकवाइज करना है तो फिर इस तरीके से करो, टी पी यू टी आर क्यू। ठीक है, अब ये जो दिख रहे हैं आपको नंबर, इसके अपोजिट ये रहेगा, पी के अपोजिट आर रहेगा, और बचा हुआ क्या बचा है, पी क्यू आर एस टी यू, तो एस बचा है, तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, एस। इससे हमें पता चल जाता है। ये कब पता चलेगा, जब एक नंबर क्या हो इसमें कॉमन हो। डाई का ऐसा क्वेश्चन जहां पे क्या हो, एक नंबर कॉमन हो, तो ये ट्रिक ही यूज करना है आपको। दो डाई अगर गिवन है और एक टी मतलब एक नंबर कुछ भी क्या हो, कॉमन हो, बस उसको पकड़ लेना है, उसके बाद वाले को लाइन से लिख देना है, तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, और जो भी उसके नीचे आएंगे वही उसके क्या बन जाएंगे, अपोजिट फेस। तो आर के अपोजिट पूछा है, आर के अपोजिट क्या है, पी है, पी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम डाइस। अब यहाँ पे 3 पोजीशन दे दिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास पोजीशन 2 हो या 3 हो, और 3 में तो और आसान हो जाता है कि हम 2, अगर एक में समझ नहीं आ रहा है तो 2 से मिला सकते हैं। विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग 2, 2 के अपोजिट हमें देखना है। पहले हम 2 डाई देखते हैं, तो यहाँ पे 1 3, यहाँ पे भी 1 3। देखो यहाँ पे चलो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम। अभी मैंने बताया था कि एक कॉमन होगा तो किस तरीके से सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन अगर 2 कॉमन होते, देखो यहाँ पे जब 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 1 3 है, यहाँ पे भी 1 3 है, ठीक है, तो बचा हुआ जो भी नंबर रहेगा, इधर के साइड 1 3 के साथ क्या बचा है 2, इधर 1 3 के साथ क्या बचा है 5, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि 2 किसके अपोजिट है, 5 के अपोजिट है। 2 किसके अपोजिट है, 5 के अपोजिट है। अब ये बचे हुए 1 के अपोजिट कुछ भी हो सकता है 4 5 में से, 4 और 6 में से, और 3 के अपोजिट भी कुछ भी हो सकता है 4 6 में से, इनका हमें नहीं पता, लेकिन जो बचा हुआ नंबर है और इधर के साइड भी 1 3 के अलावा बचा हुआ नंबर है, वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। कि आप खुद ही देखिए, अगर क्यूब कोई रहता है तो क्यूब की अगर एक साइड 1 3 है, ठीक है, एक साइड 1 3 है, उसके एक साइड 5 है, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली मतलब 2 होगा, तभी तो दोनों में से क्या दिख रहा है आपको 1 3 दिख रहा है। मतलब जस्ट इमेजिन कि आपके पास एक क्यूब है, क्यूब के आपको इधर से 1 3 दिख रहा है, इधर के साइड 5 दिख रहा है, उधर साइड 1 3 दिख रहा है, एक साइड 2 दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 2 तो अपोजिट है ही से 5 का, यहीं से हमें आंसर पता चल गया, 2 के अपोजिट क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, देखो ये जो है, अगर हम ये 2 डाई लेते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, सिर्फ 3 दिख रहा है, सिर्फ क्या दिख रहा है हमें कॉमन 3 दिख रहा है। तो हमने अभी सीखा था 3 5 1, वही वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, 3 5 1, 3 2 4, 3 2 4। देखो ये इसका अपोजिट है, 5 का 2, 1 का 4 और 3 का बचा हुआ नंबर 6, तो यहाँ से पता चल जाएगा हमें 5 का अपोजिट क्या है 2। यहाँ से भी देख सकते हैं हम, आंसर वही आएगा हमारा। तो दोनों तरीके से देख सकते हैं, अगर आपको 2 नंबर कॉमन है तो बचा हुआ जो भी नंबर है दोनों डाई में वो क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। अगर एक नंबर कॉमन है तो उसको लेके आपको क्या करना है, या तो क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, बट एक ही तरफ, दोनों डाई को एक ही तरफ घुमाना है। तो 3 पोजीशन दे रखी है सेम डाई की, पी का अपोजिट बताना है आपको। ये होमवर्क कर लेना, खुद से करना, ये सेम कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा। 3 different position of same die are shown, which pair is correctly mentioned in the option। देखो यहाँ पे पेयर्स दे रखे, कौन सा सही होगा ये देखना है हमें। देखो @1%, इधर दे रखा है $1 @। देखो यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो ऑब्वियस है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। परसेंटेज और इधर ये जो डॉलर है, ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ऐसा कहीं दिख रहा है क्या परसेंटेज डॉलर अपोजिट है, नहीं है, चलो ठीक है।
अब देखिए इस वाले में अगर हम देखें ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो बचे हुए ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के, एट द रेट और हैशटैग क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो एट द रेट और हैशटैग क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ये तो करेक्ट हो गया। बाकी सब यूँ ही गलत हो जाएंगे। अगर एक ही करेक्ट पूछा है तो एक ही करेक्ट होगा और ये हमें पता चल गया। बाकी आप और भी निकाल सकते हैं। अगर हमको यहाँ से पता चल गया कि ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, तो बचे हुए जो 2 नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो यहाँ से आप ऑप्शन और चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 डाई दे दिए, 4 से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई से भी 2 लेके हमारा आंसर निकाल लेंगे। क्या पूछा है, अपोजिट पूछा है इस सिंबल के, तो सिंबल का अपोजिट क्या होगा देख लेते हम। देखो ये दोनों यहाँ भी दिख रहे हैं आपको, यही दोनों यहाँ भी दिख रहे, तो बचे हुए दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ये दोनों यहाँ दिख रहे हैं, यही दोनों यहाँ दिख रहे हैं, तो बचे हुए ये इसके अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों सिंबल मतलब इसका और एट द रेट, ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये और ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो बचे हुए कौन से 2 सिंबल है, एक तो कौन सा बचा हमारा, ये वाला, और एक और हैशटैग, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो हमें पूछा किसका है, इस सिंबल का, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हैशटैग हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इफ द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, कौन सा पॉसिबल होगा। देखो अब यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपको ऑलरेडी ओपन फिगर दिया है और इससे कौन सा क्लोज्ड फिगर बन सकता है, तो ये आपको निकालना है। कैसे देखेंगे आप, देखो 7 और 9 अपोजिट है। अगर कोई नंबर क्यूब में, आपको या डाई में हमेशा ध्यान रखना है कि एनी नंबर इफ दे आर अपोजिट टू ईच अदर, अगर दोनों के अपोजिट है तो कभी भी जब आपका डाई, जब क्लोज्ड डाई बनेगा तो वहां पे एडजेसेंट नहीं हो सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 2 नंबर अपोजिट है और आपको ऐसे दिख जाए जैसे 7, 9, 8। ठीक है, 7, 9, 8, देखो 7 और 9 अपोजिट है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों एडजेसेंट हो सकते हैं। ये केस कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो अपोजिट है। अपोजिट नंबर कभी साथ में नहीं आ सकते, और अपोजिट नंबर अगर एक दिख रहा है तो दूसरा नहीं दिखेगा आपको, अगर डाई की 3 साइड गिवन है आपको। तो 7 और 9 अपोजिट है, 8 और y अपोजिट है, और x और z अपोजिट है। देखो ऐसा तो नहीं है 7, 9 किसी में साथ में दिख रहे, देखो इसमें साथ में दिख रही है, नहीं हो सकता। इधर भी 7, 9 साथ में दिख रही है, नहीं हो सकता। ये देखते हैं 2 देखो x और z अपोजिट है, x और z अपोजिट है, साथ में नहीं हो सकते। ये देख लो आप कि 9z और y, 9z और y, तो कोई सा भी अपोजिट नंबर हमने लिया ही नहीं, तो ये हो सकता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जरूर नहीं कि डायरेक्ट आपको आंसर मिले ही सही, समटाइम्स एलिमिनेशन के बाद आंसर मिलता है, तो आप एलिमिनेट करिए जो नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली जो हो सकता है वो बच जाएगा। तो इसको भी वापस से हमें यही बताना है कि कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, तो ये होमवर्क में कर लीजिएगा। नेक्स्ट, किसके बताना है अपोजिट, अपोजिट टू द फेस हैविंग लेटर एफ, एफ के अपोजिट बताना है। देखो एफ तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, फिर भी हमसे पूछ लिया एफ का। चलिए आंसर गलत, ए सी, यहाँ पे आपको दे रखा है बी ए सी। देखो बी कॉमन है दोनों में, बी कॉमन है तो बी को हम लिख लेते हैं। इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बी ए सी, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बी ए सी, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बी ई डी, बी ई डी। ठीक है, अब ए बी सी डी ई एफ 6 नंबर है हमारे, ए के अपोजिट ई हो गया, सी के अपोजिट डी हो गया, तो बचा हुआ बी के अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। तो एफ के अपोजिट पूछा है मतलब बी होगा, एफ का अपोजिट क्या होगा, बी होगा। इससे आंसर पता चल जाएगा। तो ये ओपन डाई इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऐसे अलग से टोपे निकली हुई अलग से रहते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर आपको यहाँ पे जो नंबर दे रखा है जैसे ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है, तो जब आप इसको पीछे से देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्लॉकवाइज दिखेंगे, ए बी सी डी, ये कैसे कैसे दिखेंगे आपको, क्लॉकवाइज दिखेंगे। जब आप इसको पीछे की साइड से देखेंगे तो आपको आंसर में अगर सही पूछा हो तो आप वही देखना जिसमें ये ऐसे अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आंसर में क्लॉकवाइज होंगे। ठीक है, तो 5 के अपोजिट पूछा है, 1 विल नॉट बी, कौन सा 5 के अपोजिट नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज दे दिया,
ए बी सी डी क्लॉकवाइज हो गया, ए बी सी डी, देखो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये तो सही है क्योंकि क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज था, तो आंसर में क्लॉकवाइज होंगे, तो तीनों सही है। तो ये गलत होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता, मतलब जिस डायरेक्शन में आपको यहाँ पे नंबर दे रखे हैं उसी डायरेक्शन में आंसर में नहीं हो सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट कि अगर यहाँ पे इस तरीके से दिया है एंटी क्लॉकवाइज तो आंसर में आपका एंटी क्लॉकवाइज नहीं रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा, मतलब ओनली वन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हमारा डाइस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग मतलब इसका कोई मतलब नहीं जानना हमें, कुछ आपको एक तरीके से देखो यहाँ पे कोड दे रखा है, उसको हमें डिकोड करना है और वापस से जो क्वेश्चन पूछा है वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो भी क्वेश्चन पूछा है। तो सर्टेन कोड लैंग्वेज में कार्ड को इस तरीके से लिखा है इन्होंने, SERV को इस तरीके से लिखा, PACK को इस तरीके से लिखा। तो बताओ D के लिए क्या कोड होगा। देखिए इतने सारे जब 2-3 दे देते हैं आपको, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ नंबर से वो एसोसिएटेड है कैसे लेटर से कि हाँ इन लेटर्स के लिए ये नंबर से, इन लेटर्स के लिए ये नंबर, इन लेटर के लिए ये नंबर है। सो 2-3 दे दिया आपको, तो 2-3 में हमें ये ध्यान रखना है, अगर सिर्फ एक ही रहता है, 2 रहते तो ठीक है हम उसके लिए अलग कोड यूज करते हैं। देखो यहाँ पे 2-3 दे रखे, तो इसमें हमें ऑब्जर्व करना है अच्छे से कि क्या यहाँ पे जो लेटर्स आ रहे हैं जैसे CARD, क्या इसमें भी ऐसा कुछ आ रहा है, कोई यहाँ पे R आ रहा है, यहाँ पे PAC आ रहा है, मतलब CAR, 3 नंबर तो यूं ही आ गए CAR, जो यहाँ पे गिवन था शुरू में कार्ड, मतलब इसमें क्या हो रहा है हमारे जो लेटर्स है एक दूसरे वर्ड में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो मैच कर रहे तो क्या नंबर भी मैच कर रहे हैं क्या, देखो यहाँ पे क्या है CARD और ACRV, तो कोई सा नंबर कॉमन है क्या, यहाँ पे 7359 1256, देखो 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, मतलब यहाँ से पता चल जाएगा R के लिए क्या है यहाँ पे 5, क्योंकि इन दोनों नाम में कॉमन क्या था, R ही था। अब देखो जो PACK है यहाँ पे है 8497 और शुरू में है 7359, तो देखो 9 और 7 ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और CA यहाँ पे भी है, CA यहाँ पे भी है, मतलब 9 और 7 जो है ये C और A को बता रहे हैं। तो बचा क्या, CAR तो हो गया, D बचा है, तो D के लिए क्या होगा, तो 975 ये तो कट गया, बचा क्या है 3, तो D के लिए क्या होगा 3। इस तरीके से आपको दिखना है, मतलब कंपेयर करना है हमें कि इस नंबर में और इस नंबर में क्या कॉमन है, जो भी कॉमन है यहाँ से जो लेटर कॉमन है उस कॉमन नंबर के लिए वो क्या हो जाएगा, उससे एसोसिएट कर रखा है कि हाँ इस नंबर के लिए ये लेटर है, इस लेटर के लिए ये नंबर है, तो जो भी एलिमिनेट हो रहा है उसे एलिमिनेट कर दो, जो हमें पता चल रहा है उसे जान लो, और आगे वाला क्वेश्चन में और अच्छे से देखेंगे। देखिए अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें बस आपको आइडियाज लगाना रहता है। कोडिंग डिकोडिंग जो है ये एक प्रैक्टिस का काम है, आप लगा लोगे, बहुत टाइम अगर आपको मिल जाता है तो आप कहीं ना कहीं से तो आंसर निकाल लेंगे, लेकिन अगर हमें पहले से पता हो कि ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे आप नंबर ही ढूंढते रह जाते, अगर आपको पता नहीं होता कि इस तरीके से भी हो सकता है तो आप ऐसे ढूंढते, C तो क्या होता है 3 होता है, A क्या होता है 1 होता है, R तो 18 होता है, D 4 होता है, अब इससे एसोसिएट करते हैं इसको कि किस तरीके से इसको जोड़ूं मैं इससे। भी 3 8 क्या लिखा था मैं बताती हूँ, देखिए जो हमारी ABCD है ABCD, तो ये जो है इसको ये कितने नंबर पे आता है 1 पे, ये सेकंड पे आता है, थर्ड पे आता है, 4 पे आता है, ऐसे चलते 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 जैसे R 18 पे आ जाता है, आपका P 16 पे आ जाता है, U 21 पे आ जाता है, ऐसे करते करते Z 26 पे आ जाता है। तो ये जो नंबर्स है ये आपको याद करना है, सबसे पहला काम ही आपको जो याद करना है वो क्या है, इन नंबर्स को याद करना है कि A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, और इसको किस तरीके से याद करना है वो भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपको करना है ये काम, A ऐसे लिखना है आपको, A B C D E F I J K L M, फिर M के नीचे ही लिखना है N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। देखिए इससे क्या होगा, ये जो लेटर है ये क्या एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये 1 है ये 26 है, दोनों का सम है 27, ऐसे ये 2 है ये 25 है, दोनों का सम है 27, ये 3 है ये 24 है 27, 4 है ये 23 है 27, ये क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। इससे भी आपकी कोडिंग डिकोडिंग बनती है, बहुत बार ऐसा नंबर दे देता है और उसको उसका जो कोड रहता है वो उसका अपोजिट नंबर ही रहता है, लेकिन ये कब
बना पाओगे आप जब आपको पता होगा इसकी नंबरिंग भी और इसकी नंबरिंग भी। इसी तरीके से जैसे 13 है, ये 14 है, इन दोनों का सम भी कितना है 27। तो ये आपको याद करना है। एसोसिएट कर लीजिए A to Z, ये तो याद ही रहता है Z। BY याद कर लेना, बाई कर रहे हो किसी से बाई। CX याद तो करना पड़ेगा इनको। DW द्विवेदी, ऐसे DW याद कर लो। EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं। IR इंडियन रेलवे से याद कर लो। उसका GT रोड जो होता है GT। HS हायर सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं HS से याद कर लो। PK जो होता है KP PK उससे याद हो जाएगा। MN तो याद रहते हैं, MN साथ में ही आते हैं। LO याद कर लो, OL LO। तो ऐसे अपोजिट होते हैं और इनके नंबर्स भी ध्यान रखना है आपको। जब ये नंबर्स ध्यान रखेंगे तभी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस कई सारे सोल्व कर पाएंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है C कितना होता है 3। मुझे याद है, आपको भी याद करना है, और अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। C 3 है। L कितना है 12 है। O कितना है 15 है। C है 3 और K है 11। अब देखो इनसे कोई एसोसिएशन बन रहा है क्या इधर? मतलब हमारे जो नंबर थे उनको इस तरीके से लिख लेना है 13, 12, 15, 3, 11। उसके बाद जो गिवन नंबर है वो क्या है 4, 13, 17, 4, 12। देखो इनसे क्या कनेक्शन बन रहा है, डायरेक्टली ही दिख रहा है ये तो कि एक एक प्लस हो रहा है, +1 +1 +1, सॉरी यहाँ पे +2 हुआ है, +1 +1। ठीक है, यहाँ +2 हुआ है, वो भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि बस दो नंबर को देखा और समझ लिया कि +1 हो रहा है। देखिए यहाँ पे +2 क्यों किया होगा, तो यहाँ जाओ वापस। देखो ये वोवेल है, ये क्या है वोवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट दिख रहे। तो हम भी क्या करेंगे, ये जो कॉन्सोनेंट है इनमें तो हम +1 करेंगे, बाकी जो वोवेल दिख रहे उनमें क्या करेंगे +2 करेंगे। देखो P कितना होता है 16, 16 + 1 17। H कितना होता है 8, 8 + 1 9। O कितना होता है 15, 15 + 2 17। देखो 17 9 17 कहीं दिख रहा है, ये एक दिख रही है, बस ज़्यादा करना ही नहीं। फिर N 14 होता है +1 कर दिया, E 5 होता है +1 कर दिया। इसमें सिर्फ सेंटर वाले नंबर को किया इन्होंने, वोवेल से नहीं किया एक्चुअली। देखिए यहाँ पे जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्या लगा है कि सेंटर वाला जो नंबर है उसमें इन्होंने +2 किया है और बाकी आसपास वालों में +1 किया है। तो हमने यहाँ पे भी वही लगा दिया और आंसर आ जाएगा। देखिए आपको याद रखने की एक और ट्रिक बता सकती हूँ मैं, EJOTY। आपको इजोटी याद रखना है। क्या याद रखना है? इजोटी। इससे क्या याद रहेगा कि 5 होता है, इसका नंबर 10 होता है, 15, 20 और 25। एटलीस्ट आप एसोसिएट तो कर पाएंगे आगे पीछे वाले नंबर 5, 10, 15, 20, 25। इजोटी याद रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है टेबल। टेबल को इन्होंने इस तरीके से लिखा है ई। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टेबल वाले जितने लेटर्स है वही यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं, बस एक चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी आपको वही दिख रहा है TALE TALE। वैसे स्विंग अगर देखोगे तो ASWNG, एक नंबर का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है सेंटर वाले का, बाकी तो वही दिख रहा है हमें। ठीक है, तो क्या करें इसमें, इनको TABLE, तो TALE। बीच वाले का कुछ किया है इन्होंने, B से E आने में कितने नंबर बढ़ रहे हैं, 3 नंबर बढ़ रहे हैं आपके। तो यहाँ से S तो ऐसा ही लिखा है इन्होंने, W ऐसा ही लिखा, I से J के L 3 नंबर बढ़ रहे हैं, और फिर NG ऐसा कैसा ही लिख दिया। तो हमें क्या करना है, फ्रेम को भी उसी तरीके से लिखना है। मतलब F R, A में 3 बढ़ा दो, A में 3 बढ़ाएंगे तो D बन जाएगा, M और E। ये सब ऑप्शन देख लो, EMDRF, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जील को इस तरीके से लिखा है इन्होंने 9476। इसको कैसे करेंगे हम, लेम को इन्होंने 8694 लिखा है। तो एम का कोड बताना है। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर का कोड पूछा है इन्होंने, तो यहाँ पे 1 2 3 से तो कुछ होगा नहीं आपका कि नंबरिंग जो है M13 होता है तो 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ और है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको EAL, इधर भी दिख रहा है EAL, मतलब 3 नंबर कॉमन होंगे इनमें। कौन सा नंबर कॉमन है यहाँ पे, 6 है, इधर भी 6 है, इधर 9 है, इधर भी 9 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है। 6 9 4 तो कॉमन हो गए। बचा M का कोड पूछा तो M वाला ही देखेंगे, बचा कौन सा 8, तो M के लिए क्या हो जाएगा 8। नेक्स्ट है आपका प्लांट को इन्होंने इस तरीके से लिखा है NRDVP, स्कोर को ऐसे लिखा है। ऐसे क्वेश्चन में अगर समझना है तो क्या करना है, हमें नंबरिंग कर लेना है। PLANT, P कितना है 16, L 12, A 1,
N 14 और T 20। इसको किस तरीके से बनाया इन्होंने, 14, R होता है आपका 18, D होता है 4, V होता है 22 और P होता है 16। उसी तरीके से इसको भी लिख लेते हैं। स्कोर का S क्या होता है 19, S क्या होता है आपका 19, C होता है 3, O होता है 15, R होता है 18, E होता है 5। EURG तो ये होता है 5, 21, 18, 7 और 20। अब आप देखिए यहाँ से कुछ एसोसिएशन लग रहा है क्या कि दोनों में कुछ कॉमन हो, तो इसको देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है आपको। कुछ ना कुछ तो दिखेगा कि इससे इसका कोई कहीं कनेक्शन। कुछ ऐसे देखेंगे हम कि इधर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, इधर तो +6 हो रहा है, +3 हो रहा है, +8 हो रहा है, मतलब कुछ अलग ही लग रहा है। फिर ऐसे अगर समझ नहीं आ रहा है आपको, ऐसे सीधा सीधा समझ नहीं आ रहा है, फिर ऐसे क्रॉस करने के देखो कि इन दोनों का कोई एसोसिएशन हो, इधर वाले दोनों का कोई हो, सेंटर वाले का कोई हो। अगर ऐसे भी ना आए तो पहले वाले से दूसरे आखिरी वाले का देखो कि इनका कोई कनेक्शन है क्या, फिर इधर इनका कोई कनेक्शन है क्या। ऐसे भी बन सकता है आपका कनेक्शन, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा 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 ऐसा, और आखिरी वाले का इधर से कनेक्शन हो, मतलब ऐसा कुछ भी पैटर्न बन सकता है इनमें। देखिए इधर क्या दिख रहा है, इन दोनों का देखते एक बार। इधर +2 हो रहा है, इधर भी +2 हो रहा है, इधर भी +2 हो रहा है, इधर भी +2 हो रहा है, इधर +3 हो रहा है। इनमें देख लेते हैं, 2 दिए हैं हमें, दोनों को देखना है। इधर भी +2 हो रहा है, इधर भी +2 हो रहा है, +2 इधर +3, तो हमें भी इसमें क्या कर देना है, +2 +2 +3। जी में +2 करेंगे तो जी कितना होता है 7, 7 + 2 9, मतलब यहाँ पे I आएगा। R 18 होता है, 18 में +2 करेंगे तो T आएगा। फिर I कितना होता है 9 होता है, 9 में +3 करेंगे, 10 11 12 12 कितना होता है L होता है। TIL कहीं दिख रहा है कि ये हो जाएगा आंसर। देखो N में भी हम कर लेते हैं, +2 करेंगे तो 16 16 मतलब P, D में +2 करेंगे तो F, TIL FP, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी पैटर्न बन सकता है, तो हमें हर तरीके से उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन से आप अच्छे से कर पाएंगे, अगर ऐसे ऊपरी ऊपरी देखा तो कुछ नहीं होगा। ये होमवर्क है, खुद को करना है, दिमाग लगाना है, ये भी होमवर्क है। देखो वी जो है डिक्टेटर, आपको इधर देख के लग रहा है कि सारी स्पेलिंग जो है डिक्टेटर की इसमें आई हुई है, मतलब इसके अंदर है सारे डिक्टेटर वाले सारे लेटर्स जो है, ग्लिम्स के सारे लेटर्स इसमें दिख रहे। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इन्होंने सिर्फ जंबल किया है, इधर से उधर किया है वर्ड्स को, मतलब इधर उधर किया। क्या किया है वो देखना पड़ेगा। देखो डी शुरू वाला वर्ड शुरू में ही है, जी तो शुरू में ही है, उसके बाद आर कहाँ गया, सॉरी उसके बाद आई कहाँ गया, आई 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 आखिरी में आ गया, फिर सी उसके आगे, फिर टी उसके आगे, ए, मतलब इन्होंने क्या करा, फर्स्ट लेटर को उसी जगह रखा, बाकी स्पेलिंग उल्टी कर दी डिक्टेटर। देखो यहाँ ग्लिम्स में देख लेते, जी पहला वैसा ही है, एल कहाँ गया, आखिरी में आ गया, आई एम पी एस ई। इसी तरीके से तो हम क्या करेंगे, कंडेम में भी सी ऐसा ही रखेंगे, बाकी पीछे से लिख देंगे ओ एन डी ई एम एन। वहाँ लिखना जरूरी नहीं है, आप मैच भी कर सकते हैं क्वेश्चन और आंसर में। तो ऐसा कहीं है सी एन एम ई, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखते क्या किया है इन्होंने। देखो सी कितना होता है 3, एच होता है 8, ई होता है 5, सी होता है 3 और के होता है 11। इसको किस तरीके से लिखा है इन्होंने, 6 1 6 5 6 2 2। हमें समझ नहीं आ रहा अभी कि इन्होंने कौन सा नंबर 61 है, ये 65 है, क्या है, तो हमने इसे लिख लिया। पर देखो थोड़ा अगर आप अच्छे से देखेंगे तो देखो 3 का डबल दिख रहा है, 8 का डबल दिख रहा है, मतलब ये क्या है, डबल डबल नंबर लिख रखे। 3 का डबल 6 लिख रखा है, 8 का डबल 16 लिख रखा है, लेकिन 5 को इन्होंने ऐसा ही लिखा है तो उसको ऐसा ही लिख देते। देन 3 का डबल 6 हो गया, 11 का डबल 22 हो गया। वैसे यहाँ पे भी एस क्या होता है 19 होता है, 19 का डबल 38। यू कितना होता है 21 होता है, लेकिन 21 का डबल तो नहीं लिखा है इन्होंने यहाँ पे, 21 का तो कुछ नहीं लिखा है इन्होंने, 8 लिख रखा है। चलो इसको भी हम छोड़ते हैं। देन आर, आर क्या होता है 18, तो 18 का क्या हो गया 36 हो गया। जी कितना होता है 7, 7 का डबल 14 हो गया। ई का 5 है तो 5 का 5 ही लिखा है इन्होंने। देखो यू 21 है तो 21 का 21 ही लिखा। देखो ना इन्होंने यू को बदला, ना ई को बदला, ना इस क्वेश्चन में ई को बदला। तो अब इससे हमें समझ आ रहा है कि ए ई आई ओ यू जो होता है हमारा, ये तो वोवेल होते हैं, मतलब इन्होंने वोवेल्स को नहीं बदला है, वोवेल्स का एज इट इज नंबर लिखा और बाकी जो बचे हैं कॉन्सोनेंट्स उसका इन्होंने डबल कर दिया है। ठीक है, ये सबको पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो हमने
जो ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो पी क्या होता है 16, 16 का डबल 32 हो जाएगा। आर 18, 18 का डबल 36 हो जाएगा। देन आई 9 होता है, लेकिन वोवेल है तो हम 9 ही रहने देंगे। ई वोवेल है तो 5 ही रहने देंगे। एस 19 होता है तो 38 हो जाएगा आपका। देन टी 20 होता है तो 40 हो जाएगा। देख लो आखिर में 40 वाला वैसे भी एक ही नंबर दिख रहा है, 3236953840, तो मोबाइल नंबर बन गए। चलो नेक्स्ट, तो पी डी यू इज कोडेड एज 40। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ऐसा एक एक लेटर का तो कोड बनाया नहीं होगा, क्योंकि आपको दिख ही रहा है यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 ही दिख रहे, उधर 3 है, यहाँ पे 2 ही दिख रहे। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा तो है नहीं कि इसको बनाया होगा, इसका मतलब है कि इन्होंने सम किया है, मल्टीप्लाई किया है, ऐसा कुछ किया होगा। तो हम सम करके देख लेते हैं। चलो पी होता है 16, डी होता है 4, यू होता है 21। चलो काउंट कर लेते हैं हम। ये तो 41 बन गया, लेकिन वहाँ तो 40 है, तो इसको भी काउंट कर लेते हैं। एच कितना है 8, एक से आपका 24, और ओ है 15, 24 8 32, 47 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो 34 है, मतलब ये सब तो काउंट किया नहीं इन्होंने। अब कैसे कर सकते हैं? देखो पहले तो आपको डायरेक्ट काउंट करना है, और दूसरा तरीका है कि आपको इसके अपोजिट नंबर को काउंट करना है। ठीक है, अपोजिट मतलब देखो कभी भी आपको किसी नंबर का अपोजिट नंबर निकालना हो तो उसको क्या कर दो, 27 से माइनस कर दो। क्या कर दो? 27 से माइनस कर दो। तो p का अपोजिट नंबर क्या होगा? p 16 होता है, 27 से 16 को माइनस करेंगे तो 11। 27 से 4 को माइनस करेंगे तो 23। मतलब आपको अपोजिट नंबर देखना है। जैसे p का अपोजिट क्या होता है k, d का अपोजिट क्या होता है w, u का अपोजिट क्या होता है, u का अपोजिट क्या होता है e, सॉरी e तो नहीं होता है, मैं भूल गई, f होता है। क्या होता है? f होता है। देखो ये अपोजिट जब आपको निकालना रहे तो आप या तो डायरेक्ट आपको पता हो तो लिख लो और अपोजिट निकाल लो इनका कि 8 मतलब ये k क्या होता है 11 होता है, w क्या होता है 23 होता है, और f कितना होता है 6 होता है। अगर ऐसे निकालना ना आए तो 27 में से माइनस कर लो, 27 में 21 गया तो 6, देखो 11 23 6, 11 23 6, वही नंबर आएगा। इसके अपोजिट को प्लस करके देखते हैं। 11 23 34 और 6 40 हो गया, को 40 पहला तो मैच कर गया, मतलब इसका भी वही है। तो डायरेक्ट क्यों ना हम, अगर हमने प्लस कर ही लिया है तो 3 27 में से इसको माइनस कर दे। देखो यहाँ पे जब 27 माइनस करेंगे, 27 माइनस करेंगे, 27 माइनस करेंगे, क्यों ना हम 27 को 3 बार प्लस करके डायरेक्टली माइनस कर दे। 27 को 3 बार प्लस करने पे 81 आता है, 81 में से 47 को माइनस ही कर देते। कितना बचेगा? 34 आ रहा है क्या? हाँ, मतलब इसके अपोजिट नंबर को ऐड किया है इन्होंने। देखो b का अपोजिट कितना होता है? b 2 होता है, 25 होता है, m का अपोजिट 14 होता है, और 23 का अपोजिट 4 होता है। काउंट कर लो इनको, 8 43 कहीं आंसर में दिख रहा है आपको? 43 दिख रहा है हमें आंसर में, मतलब ये क्या है? इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्ले को इन्होंने RIC भी लिखा है, ये आपको करना है होमवर्क में। कोडिंग करना, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद दिमाग लगाएंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉर होमवर्क। ये भी होमवर्क है, चलो देख लीजिए अच्छे से। ये भी आपका क्या है? होमवर्क का क्वेश्चन है। एक ये होमवर्क था, ये भी क्या है? होमवर्क के क्वेश्चन है। इसको स्क्रीन को पॉज करना है और क्वेश्चन इसी टाइम पे सॉल्व करना है, बाद के लिए नहीं छोड़ना है। देखिए अब ये देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें कुछ सेंटेंस मतलब ऐसे कुछ लेटर्स दे देंगे, वर्ड्स दे देंगे, और उसका दूसरे वर्ड से एसोसिएशन रहेगा कुछ ना कुछ। तो पिट ना सोम, ब्रिंग मी वाटर, इस तरीके से तो आपको डायरेक्ट इतना सारा पढ़ना नहीं है पहले कि इसका ऐसा है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखो कि क्या पूछा है, किसको रिप्रेजेंट करना है? ईज को। ईज कहाँ है? ईज इस क्वेश्चन में, बट ईज के साथ वाटर और लाइफ भी है। इसके साथ क्या है? वाटर और लाइफ भी है। तो वाटर एक तो यहाँ दिख रहा है, लाइफ यहाँ दिख रहा है। तो आप देखो इन दोनों सेंटेंस में जो भी कॉमन होगा वो किसके लिए कोड होगा? वाटर के लिए होगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? ना, मतलब ये तो वाटर का कोड हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? जो, मतलब ये लाइफ के लिए हो गया। तो बचा हुआ ये टी और डी जो है किसके लिए होगा? इज के लिए होगा। तो आपको इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। रोज को इन्होंने 228 लिखा है, ट्यूलिप को 390 लिखा है, तो लोटस को किस तरीके से लिखेंगे इस लैंग्वेज में? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कोशिश करना खुद से करने की, ROSE करना, यहाँ पे पहले नंबर्स लिखना,
फिर उसको प्लस माइनस करना, अगर वो ना हो तो मल्टीप्लाई करके कोशिश करना, कुछ ना कुछ करेंगे तो आ जाएगा आंसर उसका। लेकिन ये भी होमवर्क है, जितने ज्यादा खुद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इतना ज्यादा अच्छा है। देखो पैटर्न मैंने अलग अलग तरीके से बता दिए, कुछ क्वेश्चंस में खुद में दिमाग लगाना है। ये भी देख लीजिए आप, क्वेश्चन आ गया, ये भी क्या है, होमवर्क है। कोई ऐसा अगर डायरेक्ट दे दे तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस ही करना होता है। प्लस करना है या तो डायरेक्ट नंबर का या उसके अपोजिट नंबर का। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे कैलेंडर। तो कैलेंडर आप देखते हैं, डेट्स रहती है उसमें अलग 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 अलग, तो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ईयर देखते हैं, ईयर में कितने डेज होते हैं आपके। पहले कैलेंडर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो बेसिक अगर आपका नॉर्मल ईयर दे रखा है, ठीक है, तो उसमें एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365। कितने होते हैं, 365। लेकिन अगर ईयर आपका कैसा हो, लीप ईयर हो, कैसा ईयर हो, लीप ईयर हो, तो उसमें कितने डेज रहते हैं, 366। कितने डेज होते हैं, 366। अब देखिए लीप ईयर क्या होता है, जिसमें 29 फरवरी आती है। क्या आती है, 29 फरवरी। और लीप ईयर जनरली वही नंबर होगा जो कि डिवाइड होगा कैसे, 4 से। कैसे डिवाइड होगा, 4 से। जैसे मैंने बोला 1896, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। और 4 से डिवाइड होने का अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से पता चलेगा, तो आखिरी 2 नंबर को डिवाइड करके देख लो। 4 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब हो रहा है। तो आपको 4 से डिवीजन देखना है कि 4 से डिवाइड हो रहा है मतलब वो लीप ईयर है, और नहीं हो रहा है मतलब नहीं है। लेकिन जो सेंचुरी ईयर होते हैं, सेंचुरी मतलब जैसे 400, 500, 1900, 2000, जिसके पीछे 2 जीरो रहते हैं, इनको आपको 4 से डिवाइड करके नहीं देखना है। ऐसे जो नंबर्स रहते हैं सेंचुरी वाले, इसको आपको 400 से डिवाइड करके देखना है, ठीक है। तब पता चलेगा कि सेंचुरी ईयर है या नहीं है, ठीक है। इसको आपको कैसे डिवाइड करके देखना है, 400 से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल ईयर है आप 4 से डिवाइड करके देखो, लेकिन सेंचुरी ईयर है तो 400 से। अगर डिवाइड हो जाता है मतलब वो क्या है, लीप ईयर है। देखो जैसे 1900 है, ये 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, 500 ये भी 4 से हो जाएगा, लेकिन ये 400 से नहीं होंगे। और 400 से नहीं होंगे इसका मतलब ये सेंचुरी ईयर नहीं है, सॉरी सेंचुरी ईयर, ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों 400 से हो जाएंगे तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ आया। अब देखिए वीक में आपके नॉर्मल 7 डेज होते हैं, नॉर्मल नहीं, हर तरीके से 7 ही डेज होते हैं वीक में। तो जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। ये 7 दिन है, मतलब 7 दिन हो गए, उसके बाद वापस से मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, मतलब 7 का क्या चलता है यहाँ पे, पेयर चलता है। 7 का क्या चलता है, पेयर चलता है। तो मैंने बोला 30 दिन बाद, मतलब आज अगर कोई दिन है, आज है मंडे, तो 30 डेज बाद कौन सा दिन होगा। देखो 7 का पेयर बन रहा है, तो आप 7 की टेबल से इसको डिवाइड कर दो। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 28 होता है। बच कितने रहे, 2 नंबर बच रहे, मतलब मंडे में आप 2 प्लस कर दो। मंडे में क्या कर दो, 2 प्लस, मतलब अगले 30 दिन बाद वेडनेसडे आएगा। क्या आएगा, 30 दिन बाद वेडनेसडे आएगा। वैसे ही जब आपका नॉर्मल ईयर बदलता है, क्या होता है, नॉर्मल ईयर बदलता है, तो हर ईयर में एक एक दिन क्या होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। जैसे आज 1 अप्रैल को मंडे था, ठीक है, इस साल 1 अप्रैल को अगर मंडे था, तो अगले साल 1 अप्रैल को ट्यूसडे होगा, फिर अगले साल 1 अप्रैल को वेडनेसडे होगा। लेकिन अगर लीप ईयर आ जाता है तो 2 दिन बढ़ जाते हैं, क्योंकि लीप ईयर में एक ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, 2 दिन आगे हो जाता है। बाकी यही चलता रहता है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, 1 इधर जाएगा, 7 2 14, लेकिन 1 बच जाता है आपका। तो ये 1 बचा हुआ ही 1 नंबर आगे बढ़ा देता है। बाकी और क्वेश्चंस के साथ समझ लेते हैं हम। देखो फर्स्ट डे ऑफ अ ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है, मतलब बेसिक ईयर है आपका। संडे है, पहला दिन आपका अगर संडे है तो कौन सा दिन होगा, लास्ट डे। लास्ट डे मतलब आप क्या कर रहे हो, तो पहला दिन आपको पता चल गया, उसमें 364 प्लस करोगे तभी तो आखिरी दिन आएगा आपका। मतलब पहला दिन अगर संडे है तो उसमें ऐसा 365 प्लस मत कर देना, क्योंकि पहला दिन ऑलरेडी बता रखा, 365 प्लस कर दोगे मतलब वो साल ही खत्म हो गया और अगले साल आ गया। आप 364 प्लस करोगे, 364 प्लस कर लो, 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 7 5 35, 7 2 14, देखो पूरा डिवाइड हो गया, ये तो
पूरा पूरा डिवाइड हो गया, मतलब ये जो दिन था ये वापस घूम के यही दिन आ जाएगा आपका। पहला संडे था तो आखिरी भी क्या होगा, संडे ही होगा, ठीक है। और वैसे भी एक चीज ध्यान में रख लेना कि अगर नॉर्मल आपका 365 डेज वाला अगर ईयर होता है, अगर 365 डेज वाला ईयर होता है तो उसका पहला और आखिरी दिन, फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। और वहीं अगर लीप ईयर होता है तो उसमें पहला, दूसरा और आखिरी के लास्ट दो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 1 जनवरी 2006 को संडे था, तो 2010 1 जनवरी को क्या होगा, कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे डेट सेम ही है, डेट में कोई चेंज नहीं है, चेंज किस में, ईयर में है, तो आपको डेट को ध्यान नहीं देना, आपको किस पे ध्यान देना है, ईयर पे। तो 2006 था और क्या आ गया 2010, कितने साल बढ़े, 4 साल बढ़े ना। अभी हमने देखा था हर एक साल में एक दिन आगे हो जाता है, मतलब अगर यहाँ संडे था तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन बढ़ गए होंगे। लेकिन देखो इसमें कहीं लीप ईयर तो नहीं आ रहा है, 6 के बाद 2008 आता है हमारा लीप ईयर, मतलब एक दिन और ज्यादा बढ़ेगा। 4 तो बढ़ेंगे लेकिन एक लीप ईयर की वजह से क्या हो जाएगा, एक ज्यादा बढ़ेगा, मतलब 5 दिन आगे बढ़ गए। संडे से 5 दिन आगे बढ़ेंगे तो कौन सा डे आएगा आपका, संडे में 5 दिन आगे बढ़ाना है। तो देखो इसका एक और तरीका होता है, अगर आपको 5 दिन आगे बढ़ाने में दिक्कत हो रही है तो आप -2 कर दो, दोनों कर सकते हैं। अगर आपको 5 दिन आगे नहीं बढ़ाना है, संडे से 2 माइनस कर दो, मतलब फ्राइडे। 5 प्लस करेंगे तो भी फ्राइडे आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और 2 माइनस करेंगे तो भी फ्राइडे आएगा, ठीक है। तो फ्राइडे इसका आंसर हो जाएगा। मतलब डेट अगर सेम है, बदल क्या रहा है, सिर्फ ईयर बदल रहा है। तो ईयर को देख लो, कितने ईयर बढ़ रहे हैं आगे, जितना आगे बढ़ जाएगा। पीछे हो रहे तो पीछे हो जाएगा, लेकिन यहाँ आगे हो रहे थे इसलिए हमने प्लस किया, ठीक है। और लीप ईयर आएगा तो एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो कौन सा लीप ईयर नहीं है, अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था। देखो 400 से कौन सा डिवाइड नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये तो हो रहा है, ये भी तीनों हो रहे हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। देन 8 दिसंबर 2007, तो यहाँ पे भी डेट सेम है लेकिन बदल क्या रहा है, सिर्फ ईयर बदल रहा है, ठीक है। आपको पहले ऑब्जर्व करना है क्या सेम है क्या अलग है। 2007 से 6 पे जाना है हमें, माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है। 7 से कहाँ जा रहे हैं हम, 6 पे जा रहे हैं। एक साल माइनस हुआ तो एक दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब सैटरडे था तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, एक दिन कम हो जाएगा। एक साल में एक दिन कम, 2 साल में 2 दिन कम। और लीप ईयर होता तो उसके अकॉर्डिंग सोचते हम। देखो अब यहाँ पे 10 अगस्त है, यहाँ पे 15 सितंबर है, डेट भी अलग, मंथ भी अलग, ईयर भी अलग, डेट भी अलग, मंथ भी अलग, ईयर भी अलग। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, ईयर पर बढ़ रहा है, ये देखना आपको, ईयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 2001 से 2 पे जा रहे हैं हम, तो पहले ईयर का देख लो, पहले क्या देख लेते हैं हम, ईयर का। एक साल बढ़ रहा है, 1 से 2 पे जा रहे हैं, एक साल बढ़ गया। लीप ईयर तो नहीं है, ये देख लो, नहीं है, ठीक है। अब डेट का देखते हैं हम। अगस्त से आपको काय पे जाना है, सितंबर पे जाना है। तो देखो 10 अगस्त के बाद कितने दिन बचे, आपको ये ध्यान देना है कि डेट क्या दे रखी है अगस्त के, तो अगस्त से सितंबर पे जा रहे हैं ना आप, तो अगस्त के 10 दिन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको कितने दिन जाना है अगस्त के, 21 डेज, 21 डेज जाना है। फिर सितंबर के बस 15 डेज जाना है। तो आप ऐसा ना करते हो, डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 7 3 21, ये तो कैंसिल ही हो गया, 7 से पूरा कैंसिल हो गया ना, रिमेनिंग कुछ नहीं बचा। और ये क्या होगा, 7 2 14, एक बच रहा है, मतलब +1। आपको डायरेक्ट पूरे नंबर नहीं लेना है, जो 7 के टेबल से डिवाइड होने के बाद जो रिमेनिंग बचता है, सिर्फ रिमेनिंग को लिखना है, +1। तो ईयर की वजह से एक बढ़ गया, एक महीने की वजह से बढ़ गया, ओवरऑल कितने नंबर बढ़ गए आपके, 2 नंबर बढ़ गए। तो ट्यूसडे से 2 बढ़ाएंगे तो वेडनेसडे और थर्सडे आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेडनेसडे और थर्सडे आंसर आ जाएगा। देखो सिमिलर कैलेंडर, ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से साल का कैलेंडर सिमिलर होगा। तो नॉर्मल अगर कोई सा ईयर आपको दे रखा है तो आपको सिर्फ 11 प्लस कर लेना है। क्या कर लेना है, 11 प्लस कर देना है। 11 प्लस कर दोगे तो पता चल जाएगा 2003 से 2014, ये दोनों का कैलेंडर क्या है, सेम है। ये होमवर्क है, कर लेना। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 4th डे ऑफ मंथ है सैटरडे, तो 27th डे क्या होगा, मतलब किसी महीने की 4 तारीख को सैटरडे है, तो बच्चा 27 तारीख को क्या होगा। तो 4 से 27 में कितने दिन बढ़े आपके, 23 डेज बढ़े। 23 मतलब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमेनिंग कितना आ रहा है, 2, मतलब 2 दिन बढ़ रहे। सैटरडे है तो 2 दिन बढ़ा दो, 2 दिन बढ़ाएंगे तो मंडे आ जाएगा आपका।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। 6 अक्टूबर 1981 इज थर्सडे, देन व्हाट वाज द डे ऑफ अ वीक ऑन 6 मार्च 2004। देखो 1981 का दे रखा है आपको और 2004 का पूछा है कि इस तारीख को 6 अक्टूबर 1981 को थर्सडे था, तो कौन सा दिन होगा 2004 को। ईयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है आपका, 1981 से 2004 जा रहा है। पहले ईयर का देख लेते हैं हम, ईयर का क्या हो रहा है, 1981 से 2004 जा रहे हैं। कितने साल बढ़ गए 2004 तक, 81 टू 91, 91 टू 2001, 1 से 3 2 3 4, 23 ईयर्स। 23 ईयर्स 7 से डिवाइड करो इसको, कितने बढ़ रहे। पहले डिवाइड नहीं करते, पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर लीप ईयर कितने आ रहे हैं। नॉर्मल तो 23 बढ़ गए, अब लीप ईयर देखो, इसमें 84 आपका लीप ईयर होगा, देन 88 होगा, देन 92 होगा, 96 होगा, फिर 2000 भी होगा लीप ईयर। इसके बाद तो 2004 आ गया है, 2004 भी क्या है आपका लीप ईयर है। तो 2004 के आप मार्च से वहां तक जा रहे हो, बट आपको क्या पूछा है यहाँ पे 81 से 2004 के मार्च तक, मतलब आपका फरवरी क्रॉस हो गया है ऑलरेडी। फरवरी क्रॉस हो गया है मतलब 2004 को हम काउंट करेंगे लीप ईयर में, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 लीप ईयर हो गए यहाँ पे। कितने हो गए, 29 को 7 से डिवाइड कर लेते, 7 4 जा 28, बचा कितना 1, मतलब एक क्या हो रहा है आपका नंबर बढ़ रहा है, एक नंबर बढ़ रहा है। अब देखो मंथ को देखते हैं, अभी हमने क्या देखा, ईयर को देखा, ईयर में आपका कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, बस इसको ध्यान देना है आपको कि ईयर में आपको 1 को प्लस करना है। अब मंथ का देख लेते हैं, देखो पहले अक्टूबर आता है कि मार्च आता है, पहले मार्च आता है, तो पहले मार्च को लिखना है हमें। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज का ध्यान रखना है कि देखिए अक्टूबर से हम मार्च में जा रहे हैं, ठीक है। ईयर में तो हम बढ़ रहा था, ईयर क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, तो वहां पे हमने प्लस किया। अब यहाँ पे हम अक्टूबर से मार्च में जा रहे हैं, मतलब माइनस हो रहा है। अक्टूबर आपका 10th मंथ होता है और मार्च आपका 3rd मंथ हो रहा है, 10 से 3rd मंथ पे आ रहे हो, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है, लेकिन लिखेंगे हम वही। तो 6 मार्च के बाद कुछ कितने दिन बचते हैं आपके, 25 डेज बचते, 25 मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते, 30 दिन होते, 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, और अक्टूबर की कितनी तारीख तक पूछा है, 6 अक्टूबर तक, 6 दिन। अब देखिए इतना बड़ा बड़ा हमें प्लस नहीं करना है, हमें 7 का डिवीजन देखना है यहाँ पे, बस क्या देखना है, 7 का डिवीजन देखना है। 7 से कैंसिल करेंगे तो +4 बचेगा, +2 बचेगा, +3 बचेगा, +2 बचेगा, +3 बचेगा। देखो 30 वाले मंथ में 2 बढ़ता है, 31 वाले में 3 बढ़ता है, +3 होगा, +2 होगा, और ये तो +6 ही होगा। कितने बढ़ रहे ओवरऑल, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखो 14 हो गए तो हटा ही दो इसको, तो 14 तो 7 से ही कैंसिल हो जाएगा। देन 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया, हटा दो, मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। लेकिन अक्टूबर से मार्च में आ रहे हैं हम, मतलब -4 हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, -4 होगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ईयर में +1 हुआ, इधर के साइड -4 हुआ, तो ओवरऑल +1 और -4 कितना हो जाएगा आपका, -3। तो कौन सा डे दे रखा है यहाँ पे, थर्सडे, थर्सडे से -3 कर दो, कितना आएगा आपका, वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे, क्या आ जाएगा, मंडे, -3 किया इस तरीके से। मतलब आपको ध्यान देना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, पहले ईयर का लिखना है, फिर मंथ और डेट का लिखना है। डेट आपको ध्यान रखना है कि कौन से मंथ से कौन से मंथ पे जा रहे हो, तो 6 मार्च से 6 अक्टूबर तक जा रहे हैं, तो उस तरीके से लिखना है। लेकिन अक्टूबर से मार्च आ रहे हम, तो आपको माइनस करना है, और माइनस और प्लस, ईयर को प्लस किया, मंथ को माइनस किया, तो माइनस प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उससे हमको आंसर को निकालना है। जो भी आपको गिवन है उससे आपको प्लस या माइनस कर देना है, ठीक है। तो बाकी जो भी होमवर्क दिया है वो करना है ना। आज के लिए जो लास्ट टॉपिक है दैट इज अल्फाबेटिकल सीरीज, इसको किस तरीके से करना है, जैसे यहाँ पे आपको ABCD, वैसे आपको नंबर सभी का याद होना चाहिए कि A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, D4 होता है, G7 होता है, R18 होता है, Q17 होता है, P16 होता है, U21 होता है, T20 होता है, Z26 होता है, और इनका अपोजिट भी पता होना चाहिए, उसका नंबर भी याद होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, स्पीड फास्ट हो जाती है, वरना वहां लिख के तो कर ही सकते हो, आपकी A को 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, बट अगर याद होगा तो माइंड फास्ट वर्क करेगा। अब क्या पूछा है,
कौन सा मिडवे होगा बिटवीन जी एंड क्यू? देखो जी आपका 7 होता है, क्यू 17 होता है, तो मिडवे निकाल दो। 17 + 7 डिवाइड बाई 2 कितना होगा आपका? 12। क्या होगा? 12 ही होगा ना। 17 + 7 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे 12, 12 हमारा एल होता है, तो एल आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फाबेट इज एज फार फ्रॉम जी एस टी इज फ्रॉम एम। देखो एम से टी जितना दूर है उतना ही जी से कौन सा नंबर दूर होगा? तो एम से टी कितना दूर है? एम 13 होता है, टी 20 होता है, तो 13 से 20 + 7 होता है, तो जी में भी आप क्या कर दो? +7 कर दो। जी 7 होता है, 7 में 7 प्लस करा तो 14, एन आपका आंसर हो जाएगा। देखो विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। अब ऐसा लेफ्ट राइट वाले कॉन्सेप्ट दे देते हैं, तो देखो इसमें तो आई से पूछा है तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे। देखो विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। मतलब आई के लेफ्ट में जो चौथे नंबर पे था 1 2 3 4, वहां से आपको 16th राइट पे जाना है। 16th राइट मतलब 1 2 3 4 5 और ऐसे करते करते 16 तक जाना है। तो ऐसा जब रहे राइट लेफ्ट तो वहां पे क्या कर देना आपको? माइनस कर देना है फिलहाल तो, क्योंकि आप इधर जा रहे हो फिर इधर जा रहे हो, तो इन 4 नंबर को हटा ही दो ना यहाँ से। आप 16 में से आप क्या कर दो? 4 को माइनस कर दो, बचा कितना? 12। 9 में आई में आप 12 प्लस कर दो, आई 9 होता है, 9 में 12 प्लस करा तो 21, 21 क्या होता है? यू, तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं लेफ्ट हैंड से आपको पूछा है, राइट हैंड से पूछा है। लेफ्ट हैंड मतलब एबीसीडी के इस साइड से, यहाँ से लेफ्ट हैंड मतलब जो आप नॉर्मल एबीसीडी बोलते हो। राइट हैंड पूछा है मतलब आपसे इधर से पूछा है कि जेड वाई एक्स इधर से क्या आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड मतलब इधर से और राइट हैंड मतलब इधर से, ऐसा पूछा है आपसे क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 12th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अभी सुनकर तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पे? देखो 12th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट 2 बार आ रहा है, आपको क्वेश्चन में यही देखना है। आखिरी में क्या पूछा है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट लेफ्ट 2 बार आ रहा है तो आप क्या कर दो? माइनस कर दो। किसको माइनस करना है? 17 में से 12 को माइनस कर दो। जो भी 2 नंबर दे रखे रहेंगे उसका डिफरेंस निकाल लेना है। 17 में से 12 गया तो कितना बचा? 5 बचा। तो जो आखिरी में आपको दिया रहे लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से 5th नंबर पे क्या आता है? A B C D E, और 5th में भी 5 पता है आपको, 5 मतलब E, तो 5th नंबर पे क्या आता है? E, तो E ही आपका आंसर रहेगा। देखिए अगर यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट दे रखा रहे तो भी माइनस करना है, राइट राइट दे रखा रहे तो भी माइनस करना है, लेकिन लेफ्ट राइट अपोज अलग अलग नाम दे रखा है तो वहां पे क्या कर देना है? दोनों को प्लस कर देना है। और प्लस करने के बाद देखना कहाँ से? जो आखिरी में आपको दे रखा है। लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट से देखो, राइट बोला है तो राइट से देखो, ठीक है। इसी ये क्वेश्चन है, विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। देखो इधर भी राइट है, राइट में क्या करने का बोला है मैंने? माइनस कर दे। किसको माइनस कर दे? 18th में से 7th को। 18 में से 7 गया तो कितना बचा? 11 बचा। 18 में से 7 गया तो 11 बचा, लेकिन कहाँ से 11 देखेंगे हम? फ्रॉम द राइट एंड ऑफ अल्फाबेट। आखिरी में जो लिखा है उसको देखना है आपको, राइट से मतलब इधर से 11th मतलब ऐसे जेड एक्स वाई, पीछे से 11th क्या होगा? तो इसका ट्रिक है, पीछे से जो 11th नंबर पे होगा वही आगे से अगर आपको निकालना है उसको 27 में से माइनस कर दो। 27 में से 11 गया तो क्या बचा? 16। तो पीछे से जो 11th नंबर पे होगा अगर आपको आगे से देखना है तो 27 में से माइनस कर दो उसे। 16 क्या होता है आपका? पी आंसर हो जाएगा। विच लेटर इज 7th टू द राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखो राइट और लेफ्ट दे दिया तो क्या करेंगे? अभी बताया था अगर अलग दे दे राइट और लेफ्ट तो क्या कर देना है? प्लस कर देना है। किसको प्लस करेंगे? 7 और 13। 7 + 13 20। अब 20 किधर से देखना है? तो आखिरी में देखो क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड पूछा है, मतलब शुरू से 20। लेफ्ट मतलब इधर से 20, तो शुरू में 20 नंबर पे क्या आता है? टी आता है, T20। देखो ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स मतलब हमारे जो ABCD ऐसे लिखते हैं हम ABC XYZ, इसको हमने रिवर्स कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया इसको, ये उल्टे कर दिया। अब ऐसे हो गया, मतलब 1 नंबर पे ये है, 2 ये है, 3 ये है, ऐसा हो गया ABCD। तो क्या पूछा है? देन विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली इन द मिडिल। मिडिल में कौन सा लेटर होगा? तो चाहे आप सीधी लिखो ABCD या
रिवर्स लिखो, मिडिल में तो नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि नंबर कितने हैं ABCD में 26 अल्फाबेट से। 26 में ये क्या है आपके इवन नंबर है, तो मिडिल में तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपका 13 नंबर पे एम होता है और 14 नंबर पे एन होता है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। चाहे रिवर्स लिखो सीधा लिखो, नन ऑफ दिस इन द मिडिल। above alphabet is written in reverse order which will be 8th letter to the right of O। 8th लेटर क्या होगा टू द राइट ऑफ O? होमवर्क है, अब आपको करना है ये क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन क्या है, चलो फर्स्ट वाला होमवर्क है, सेकंड वाला हमें बता देती हूँ। ये होमवर्क है, सेकंड वाला हम कर लेते। सेकंड हाफ ऑफ गिवन अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। सेकंड हाफ मतलब देखो आधा हाफ कहाँ तक होगा, एम तक होगा, 1 2 क्यों 26 लेटर्स होते हैं ना ABCD में, तो शुरू के 13 हो गए, शुरू के क्या हो गए 13 हो गए, बचे हुए जो 13 है ये हो गए, ये 13 को हमने दो ग्रुप बना दिया। सेकंड हाफ को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। सेकंड हाफ को क्या कर दिया हमने, रिवर्स मतलब उल्टा कर दिया। यहाँ पे Z आएगा, फिर Y आएगा, फिर X आएगा, ऐसे करते करते आखिरी में N आएगा, रिवर्स कर दिया हमने। Which letter will be 7th to the right of 12th letter from the left hand? कॉन्सेप्ट वही लगाना है हमें, 7th to the right of 12th letter from left। लेफ्ट राइट आ रहा है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, 7 और 12 को। 7 और 12 को ऐड करा तो कितना हुआ 19, लेकिन कहाँ से 19, लेफ्ट से 19। कहाँ से 19, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 19 पे चलते देखो 13 तो यही हो जाएंगे। बचे कितने, 6 बचे, 14 15 16 17 18 19। लेकिन हमने तो यहाँ पे क्या कर दिया था, उल्टा कर दिया था, इसको क्या कर दिया था, यहाँ से रिवर्स कर दिया था। तो पीछे से आपको छठा नंबर चाहिए, अभी तो होगा 14 15 16 17 18 19, पीछे से 6th नंबर चाहिए। या तो आप डायरेक्ट लिख के ही निकाल लो यहाँ पे कि क्या होगा, यहाँ पे लास्ट से 6 UVWXYZ, यहाँ पे U आ गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं निकालना हो, पर आपको पता है कि 13 के बाद आपको 6th नंबर चाहिए, तो पीछे से 6th क्या होता है, जो आगे से 27 में से माइनस कर लो। 27 में 6 गया तो 21, और 21 क्या होता है, U होता है। ठीक है, ऐसा निकाल सकते हो आप। यहाँ पे पीछे से कोई सा 6th नंबर देखना है तो आगे से 27 में से माइनस कर लो, वो इजी होता है, क्योंकि हमने आगे से याद किया होता है, पीछे से ध्यान नहीं रहता है। हर अल्टरनेट लेटर जो कि B से स्टार्ट हो रहा है उसको हमने डिलीट कर दिया। तो बताओ कौन सा लेटर आपका 10th नंबर पे होगा राइट हैंड से, तो इसको लिख ही लो, थोड़ा सा तो है से, B से डिलीट करना है। तो A, B को हटा दिया, C, D को हटा दिया, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z को तो हटा दिया। तब देखो पीछे से आपको 10th चाहिए, पीछे से 10 नंबर पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, G आएगा, G आंसर हो जाएगा। तो 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द राइट इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ गिवन अल्फाबेट। ये आपको होमवर्क करना है। अभी हमने पीछे वाला हाफ को क्या किया था, मतलब लास्ट हाफ को क्या हमने रिवर्स किया था, यहाँ पे फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया। वैसा ही क्वेश्चन है। above alphabet is divided into 2 equal half। देखो A से M तक हमने बोल दिया और N से Z तक बोल दिया। Which letter in the later half would be corresponding to letter J? मतलब यहाँ पे जो 10वें नंबर पे आ रहा है, J कहाँ पे आता है, 10th नंबर पे आता है। तो बताओ यहाँ से फिर 10th नंबर पे कौन सा आएगा, जोड़ लो, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 मतलब W आएगा। ये आपको होमवर्क करना है। Which letter will be 6 to the left of 19th letter from the right hand? वही ये लेफ्ट राइट है तो क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे, तो आपको ऐड करना है। This question is for homework. Find out how many such pairs of letters are there in the given word, each of which has many letters between them in word is are between English alphabet। देखो यहाँ जो आपको लेटर दे रखा है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आपको इसमें क्या देखना है कि जो इंग्लिश ABCD होती है आपकी, देखो पहले नंबर लिख लो। N कितना होता है 14, E है आपका 5, C कितना है 3, E है 5, S कितना है 19, A कितना है 1, 18 और 25। इंग्लिश ABCD जो होती है, जैसे A लिखा है यहाँ पे, B लिखा, C लिखा, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या है, A के बाद B है, B के बाद C है। तो ऐसा यहाँ पे कहीं बन रहा है क्या कि N के बाद M, M के बाद N, N के बाद जो भी नंबर आता है। देखो आप काउंट कर सकते हो, 14 के बाद 15 16 17 18 19। देखो 14 और 19 का क्या बन गया आपका एक
पेयर बन गया। क्या बन गया? 14 और 19 का पेयर बन गया। मतलब इसके बीच में जितने नंबर है इतने असली ABCD में भी आते यहाँ पे। ऐसा और कोई सा है क्या? 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये तो नहीं है। 3 का देख लेते हैं। 4, 5 इधर के साइड भी देखना है आपको, उधर के साइड भी देखना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसका भी नहीं है। 5 का देखते हैं। 6, 7, 8 नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10 इसका भी नहीं है। तो 19 से बड़ा नंबर तो यूं ही नहीं दिख रहा है, तो होगा ही नहीं। फिर 1 का देख लेते 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका भी नहीं है। तो इस तरीके से किसी का भी नहीं है। तो कितना पेयर बना आपका? कितना पेयर बना? एक पेयर बना। तो 1 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था आज की हमारी क्लास जिसमें हमने कितने टॉपिक कवर करे? 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।